नमस्कार दोस्तों। मैं अक्सर गेस्ट सीट पे बैठने वाला व्यक्ति हूँ और आज मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है और मुझे बड़ा अवसर मिला है कि मैं आज होस्ट सीट पे हूँ। जो गेस्ट सीट पे हैं उनको हम आज सभी सुनना चाहेंगे और मैं परिचय करवाना चाहूँगा आपसे कि हम बात करेंगे आज सरोज राठौड़ से, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 में पूरे राजस्थान में 11वीं रैंक और अपनी कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में दूसरी रैंक अर्जित की है। ये हमारे लिए, पूरे बाड़मेर क्षेत्र के लिए, पूरे परिवार के लिए, हम सभी गुरुजनों के लिए एक बधाई भरा और एक सुकून भरा परिणाम है। तो आज हम बात करेंगे सरोज राठौड़ से। सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में और मैं आपको बहुत सारी बधाई प्रेषित करता हूँ कि इतनी शानदार रैंक है वो आपने अर्जित करी। पहला अटेम्प्ट ही था जी सर। हाँ, इस पहले अटेम्प्ट में 11वीं रैंक अर्जित की। आज सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से इसको पॉसिबल किया। आज मेरे जो प्रश्न भी है वो मोस्टली इसी क्षेत्र को लेके रहेंगे कि आपने किस तरह से इन सारी चीज़ों को पॉसिबल किया, क्योंकि एक लड़की के लिए सारा कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल सा है। इस मुश्किल चीज़ों में भी आपने इसको इतना आसानी से कैसे कर लिया, मेरा ये सारी चीज़ें आपसे रहेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सबसे पहला, मेरा एक आसान सवाल, जैसे कि आरपीएससी अपने इंटरव्यू में पूछती है, आपका भी इंटरव्यू होगा ना अभी कॉलेज का, हो गया या होना है? नहीं, अभी बाकी है। बाकी है। तो उसी तरह से मैं एक एज इंटरव्यू नॉर्मल बात करूँगा। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। नाम मैंने बता दिया है, तो शेष आपकी एजुकेशन कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई थी एजुकेशन, क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी सारी शिक्षा बाड़मेर शहर में ही हुई है और 9 से 12th जो मैंने की है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड बाड़मेर से। हिंदी मीडियम में था? जी, हिंदी। और उसमें 10th के बाद जो मेरे सब्जेक्ट्स रहे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस था। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस, ठीक है। और 12th के बाद जब मैंने बीए किया तो उसमें भी मैंने एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय से बीए अच्छा, किया। यहीं से, ठीक है। क्या सब्जेक्ट थे? उसमें मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र थे। कब किया ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ था। फिर 12वीं होगी 17 में? जी। फिर ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना था, शिक्षक बनना था, तो इसलिए मैंने बीएड किया और कुछ 2020 में मेरा एडमिशन हुआ बीएड में। 2022 में बीएड और एमए दोनों साथ में ही कंप्लीट की मैंने। साथ में कर लिया था। 22 में एमए हो गया था? 22 में हाँ, एमए हो गया था। बीएड और एमए दोनों हो गए। फिर तैयारी का मानस कब बनाया? बीएड के दौरान ही साथ में? जी। तो इसने अध्यापक भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक से डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा किए कि किसी ने ये नहीं कहा कि अध्यापक कर लो, स्कूल में सीट कम आती है, ऐसा कुछ? जी नहीं सर, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि किस तरह से मैं शुरू करूं। तो मैंने कुछ 2021 नवंबर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बीएड प्रीवियस ईयर के दौरान। ठीक है। तो उस टाइम जो ये वैकेंसी 2022 की फर्स्ट ग्रेड की आ रखी थी। अच्छा, 22 वाली वैकेंसी? जी। तो मैंने सोचा कि मैं अगले साल तक मेरी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी के लिए मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, 22 वाली से आपने फर्स्ट ग्रेड का शुरू कर लिया? प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मैंने। पात्र थे उसमें? पात्र नहीं थी उस टाइम तक, मेरे बीएड के और एमए दोनों के एग्जाम्स बाकी थे। अच्छा, एलिजिबल नहीं हुए, तो एग्जाम नहीं दे पाए वो? एग्जाम मैंने वो फिर दिया नहीं क्योंकि एमए का रिजल्ट बाद में आया और कुछ मुझे 2021 नवंबर से शुरू किया था मैंने, तो 6-7 महीने हुए थे तैयारी करते हुए और उसमें बीच में दोनों ही डिग्री के एग्जाम थे, तो पहले मैंने उस पर फोकस किया। मैंने कहा वो एग्जाम अच्छे से हो जाए, सही है। उसके बाद कॉलेज रेगुलर जाते थे या ऐसे नॉर्मल कभी कभारी, मतलब रेगुलर क्लासेस होती थी या सेल्फ स्टडी घर पे करी ग्रेजुएशन के दौरान? ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में इतनी रेगुलर क्लासेस तो नहीं थी, जैसे हिस्ट्री के तो प्रोफेसर भी नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, हिस्ट्री में मैं ही गया था। आपकी बीए हुई 19 में भी ना? 19 में। हाँ, 20 में मैं वहाँ पे आ गया था कॉलेज में। हाँ, मैं मतलब आप मेरे से मेरा जो बैच था, जयश्री वगैरह जो स्टूडेंट थी, आपसे 1 साल जूनियर थी शायद। आप लोग निकले और फिर मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में आया था। फिर ये सारी चीज़ें हो गई आपकी।
फिर 22 में आप एलिजिबल नहीं हुए, तो उसके बाद इसका मतलब आपका ये जो अभी आपका सिलेक्शन हुआ ये पहला अटेम्प्ट था आपका। जी। तो कैसे कैसे तैयारी करी थी, मतलब हिस्ट्री को कैसे तैयार किया, मतलब दोनों पेपर के बारे में बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले ऐसा है कि हिस्ट्री में रुचि तो मेरी बीए के दौरान ही हो गई थी। ठीक है। प्रोफेसर नहीं थे, बट मैंने बुक से जब पढ़ना स्टार्ट किया और 11th-12th में भी इंटरेस्ट था मेरा, तो फिर मैंने तय किया कि मैं मास्टर्स आगे हिस्ट्री में ही करूँगी। ग्रेजुएशन के अंदर कुंजी पढ़ी या किताब पढ़ी थी? नहीं, किताब पढ़ी थी। जी ये बहुत अच्छी बात हुई, उससे बहुत फायदा हुआ जी। होगा। फिर वो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मास्टर्स का सोचा कि हिस्ट्री में करनी है। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की उस टाइम मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन शुरू की। ठीक है। तो उस बीच में मैंने कुछ फर्स्ट पेपर के उस टाइम कोचिंग से कुछ नोट्स तैयार किए थे, बट फिर मैंने सोचा कि मैं पहले सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। सही बात है। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है। फिर मैं जब वैकेंसी अब दूसरी आती है तो मैं फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो उसी दौरान मैंने सबसे पहले तो कोर्स लिया हिस्ट्री पॉइंट ऐप से। अच्छा, हाँ, मेरे को बात की थी अदिश शाह ने। हाँ। जी, उसी टाइम। तो सबसे पहले वो डेडिकेटेड होके मैंने सब्जेक्ट पे ही ध्यान दिया सारा का फिर सारा। उसकी क्लासेस लिखी सारी? जी सर, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। पूरी लिखी? पूरी। ये लिए नहीं थे या मतलब अभी जो नोट्स आए उस समय तो थे नहीं? नहीं, उस टाइम नहीं थे। उससे पहले मेरे तैयार हो चुके थे सारे नोट्स। आपने आज से पूरा लिख लिया? जी सर, पूरा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो 2 बार पढ़ाई थी? वर्ल्ड हिस्ट्री 2 बार पढ़ी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ थे वो मैंने बाद में देख लिए। अच्छा, अच्छा। जी। और इसके अलावा हिस्ट्री के जो मेरी क्लासेस थी वो देख के लिख लिया आपने। जी। कितना टाइम लगा लगभग? काफ़ी सर, ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया मुझे वो नोट्स 1.5 तैयार साल करने लग गया। में। साथ में कोई किताब रखी फिर पास में? उस टाइम मैंने ये जो बीए के टाइम में पढ़ रही थी, जैसे प्राचीन भारत के लिए केसरी श्रीवास्तव है और मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्र है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र सतीश चंद्र बहुत बेसिक अच्छी किताब है। जी, तो ये मैंने उस टाइम पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत हाँ, वो समझ अच्छी बन जाती है। जी। फिर इनकी प्रैक्टिस भी करी होगी? जी, बिल्कुल सर। प्रैक्टिस कौन सी किताबों से करी? मैंने शुरुआत एसके पांडे से की थी। हाँ, वो जो 3 किताबें आती 3 थी, जो किताबें वही आती मैंने हैं। सजेस्ट की थी। जी सर, वो आप ही ने हाँ। सजेस्ट की थी। तो वो एसके पांडे से शुरुआत करी। उसके बाद मैंने यूथ कंपटीशन यूथ टाइम्स आ गई, के। क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि वो आउटडेटेड हो गया, उसमें 11 के बाद के पेपर जी में हाँ, फिर और वो रिपीटेशन भी काफ़ी ज़्यादा है उसमें। रिपीटेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो वो अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर ली थी जी, आपने। बिल्कुल। इस तरह से कितनी बार रिवीजन हो गया था हिस्ट्री का, मतलब? अगर ऑनेस्टली बताऊँ सर, तो मुझे अब खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितनी बार उसका रिवीजन कर लिया है। क्योंकि नोट्स तैयार हुए, उसके बाद तो नोट्स तैयार कर रही थी, उसके साथ भी मैं वापस रिवीजन स्टार्ट कर रही थी कि जितना मैंने पढ़ा है। कितने टाइम में एक बार सारा हो जाता था इतिहास का, मतलब शुरुआत में तो ज़्यादा टाइम लगा होगा? शुरुआत में तो काफ़ी क्लासेस में लिखने में काफ़ी टाइम लग नहीं, गया लिखने था। के बाद फिर रिवीजन शुरू किया तो फिर? रिवीजन शुरू किया तब भी जैसे कोई अगर एक टॉपिक है, जो मुझे जितना वो वीडियोज़ देख के नोट्स बनाने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं, फिर रिवीजन में भी उतना ही टाइम लगता था बराबर। तो अंदर से ऐसे नहीं लगता था ये ऐसे कब होगा, छोड़ दूँ, ऐसा नहीं लगा? शुरू में तो ऐसा था कि काफ़ी उत्सुकता थी इस चीज़ को लेके कि हाँ। और अच्छा जानने को मिल रहा है, तो इतनी बोरियत नहीं हुई मुझे। और फिर जब वो काफ़ी टाइम रिवीजन को करते-करते हुआ, तो एक टाइम ऐसा लगा कि अभी कब खत्म होगा। तो डेफ़िनेटली वो एक टाइम रिवीजन सैचुरेशन। किस समय, मतलब जैसे सॉरी जो प्रैक्टिस है, हुँ, ये कोर्स पूरा होने के बाद शुरू करी या साथ-साथ में? साथ-साथ में ही सर शुरू करी। जैसे-जैसे टॉपिक हुआ वैसे-वैसे नहीं? जी, क्योंकि काफ़ी लंबा कोर्स है इसका, तो मुझे लगा कि मैं अगर सारा कंप्लीट होने का वेट करूँगी और फिर करूँगी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैंने इतना पढ़ा, तो हुँ। याद नहीं है मुझे। तो मैंने साथ में ही रखा, थोड़ा प्रैक्टिस का भी साथ में रखा कि मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे याद है। मतलब डेली रूटीन में प्रैक्टिस हिस्सा था जी सर। और रिवीजन भी लगातार जारी रखा। जी सर। ऐसा कभी कॉन्फिडेंस आया था कि सारा याद है? नहीं सर। बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं, मतलब ऐसा खूब सारा पढ़ने के बाद में भी लास्ट में ये लगता है कि जैसे कुछ भी पढ़ा नहीं है, ऐसा आपको भी होता था? जी सर, बिल्कुल। जब मैं शुरू में जब जैसे एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी, तो वो सारे सही हो जाते थे। फिर वो काफ़ी टाइम के बाद जब वापस वही टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो मुझसे नहीं हो पाते थे। तो काफ़ी गलत हो जाते थे उस टाइम, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर कैसे सँभाला इस स्थिति में? तो फिर मैंने पेशेंस रखा इस चीज़ पे, मैंने कहा मैं वापस करूँगी, जितनी बार अभ्यास होगा तो मेरी आदत बन जाएगी। तो वो एक टाइम फिर 2, 3, 4 बार ऐसे जब रिवीजन ज़्यादा होने लगा, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं कर लूँगी। मटेरियल लिमिटेड रखा, जी सर। अभ्यास को भरपूर तरीके से किया। जी, बिल्कुल। फिर फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज किया?
फर्स्ट पेपर की मैंने प्रिपरेशन जब वैकेंसी आई 2024 वाली अक्टूबर में, उस टाइम मैंने स्टार्ट की। उसमें हेल्प ये हो गई मेरी कि मैंने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल पेपर के लिए तैयारी की थी। तो राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन वो वहाँ तो से ठीक था हो वैसे। गया था। और हिंदी इंग्लिश के नोट्स मैं पहले ही बना चुकी थी जब 2022 की वैकेंसी। अच्छा, उसमें जब आप एलिजिबल नहीं थे? जब एलिजिबल नहीं थी तब नोट्स तैयार थे मेरे। तो और साइकोलॉजी जब मैंने बीएड की तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी मैंने वो पेपर तो देने वापस काफ़ी हेल्प मिल गई। जो उसमें भी हेल्प हो गई। तो टुकड़ों में मेरा थोड़ा काफ़ी सारा पोर्शन तैयार था। ठीक ठीक अब था। मुझे उस पे वापस प्रैक्टिस करके काम करना था, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी थी। मैथ पढ़ी थी? मैथ्स मैंने पहले पढ़ी थी, एक्चुअली में मेरी मैथ्स कमज़ोर है काफ़ी। मेरी तरह। तो मैंने पहले 2-4 बार और क्लास लेके ट्राई किया कि मैं अगर इसको अच्छा कर पाऊँ तो। बट फिर मुझे लगा कि मेरे जो अच्छे पोर्शन है वो खराब हो जाएँगे इसके चक्कर में, अगर ज़्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। अच्छा। तो फिर मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने कहा जो जिसमें मैं अच्छी हूँ पहले मैं वो अच्छे तरीके से कर लूँ। फिर मैं अगर मुझे और वक़्त मिलता है तो मैं फिर मैथ्स पे भी ध्यान दूँगी। तो फर्स्ट पेपर में कौन से सेगमेंट थे जिन पे मतलब आपने दांव लगाया ही नहीं, मतलब छोड़ दिए मोस्टली ऐसे? सबसे पहले तो मैथ्स ही है, क्योंकि 10 क्वेश्चन सीधे? जी सर, मैथ्स तो क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर भी रही थी फिर भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। साइंस को पढ़ा? साइंस बिल्कुल सर, साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी, इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी, बाकी इंग्लिश तो सारे आपकी ठीक है वैसे। जी सर, बाकी सारे पोर्शन मैंने अच्छे से किए। और मतलब कुल मिला के बात यह है कि पहले से पढ़ा हुआ था तो उसका थोड़ा रोल मिल गया। जी। और बाकी बुक्स वगैरह पहले से थी नॉर्मल, जैसे कौन सी किताबें थी, जैसे कुछ आइडिया हो तो? जैसे साइकोलॉजी के लिए मैंने वंदना जादौन की बुक है वो ली। ठीक है। और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में नाट पब्लिकेशंस की है वो ले नात ली। के लिए भी। कुछ नोट्स पहले से तैयार थे मेरे पास। थोड़ा और उसका वैल्यू एडिशन कर दिया। जी, राजस्थान ज्योग्राफी के भी नोट्स थे, प्लस दीनदयाल पब्लिकेशन की वो आज आती दीनदयाल है। वाली ठीक है, जी, अच्छी वो किताब है। हाँ, वो देख ली मैंने। हिस्ट्री, और हिस्ट्री कल्चर तो नोट्स अपने आप साथ ही हो गया। जी। करंट को फिर? करंट के लिए मैं जो आपकी समसामयिक की क्लासेस वगैरह है ये थोड़ी बहुत देखी थी ये और हाँ, ये देखी थी और कुछ मंथली मैगज़ीन्स वगैरह हैं तो। हाँ, तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर में फिर क्या स्कोर रहा? मेरा जो फर्स्ट पेपर प्रोविजनल की आई थी लास्ट में जो, जी, उसकी के अनुसार? उसमें मेरा 66 है स्कोर। और 33 क्वेश्चन रहे कट कटा जी, के। जी। और हिस्ट्री में कितने रहे? हिस्ट्री में मेरा 113। वाह, इतिहास में आउटस्टैंडिंग था। जी, तो मतलब चयन और रैंक दोनों हिस्ट्री के कारण आई आपकी। जी सर। 133 टोटल कितना हो गया? 290 200 बस। हाँ, 292। गर्ल्स में आपकी दूसरी रैंक है, अच्छा, आपसे एक लड़की आगे है ये मुझे नहीं पता थर्ड था। रैंक पे। अच्छा, तो सेकंड रैंक आने में आपका सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक प्रकार से रोल आप कह सकते हो। जी। आगे मेरा प्रश्न ये रहता है कि शहर छोड़ के कहीं गए थे महानगरों में, या अपने घर पे ही पढ़ाई करी? मैंने सारी पढ़ाई घर पे ही की। महानगर के बारे में जाने का घर वालों ने फिर भी मैंने पहले ऐसे प्रश्न किया कि मुझे आप भेजोगे या नहीं भेजोगे? तो उनका थोड़ा कंसर्न था कि लड़की है ऐसे हम हाँ, भेजेंगे नहीं बाहर रहता अकेले। है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अब घर पे तैयारी कर रही हूँ तो आप उसमें मेरा सहयोग कर दीजिए, मुझे टाइम दे दीजिए आप। ठीक है। और जितने भी अभी घर के काम वगैरह हैं वो सेकेंडरी हो जाने चाहिए मेरे लिए। तो मेरी जो मदर है उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। आपको लगता है कि एक लड़की के या लड़के के सिलेक्शन में, सफलता में परिवार का बड़ा रोल होता है? जी सर, बिल्कुल। मेरे तो इस परिणाम में मेरे परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। कई बार बच्चे मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर घर साथ नहीं देता, कोई कहता है मेरी सास साथ नहीं देती, मम्मी साथ नहीं देती, कोई कहता है कि पापा साथ नहीं देते। जी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है, जैसे मान लो आपका परिवार आपका, हालांकि आप फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, आपके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ अच्छे से, जी। और मम्मी ने, भाई ने, सब ने सपोर्ट किया, बाय द वे नहीं करते तो इस कंडीशन में क्या पढ़ाई छोड़ देते या क्या करते? क्या रास्ता था आपके पास? ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये उन बच्चों को, उन लड़कियों को स्पेशली रिस्पॉन्स मिलेगा जो मेरे से कई बार जानना चाहती है कि सर घर परिवार कोऑपरेट नहीं करता, पढ़े कैसे? तो एक एक गर्ल, लड़की होने के नाते आप क्या सोचती है, आप कैसे मैनेज करती है इसको? मुझे लगता है कि परिवार को समझाने के लिए सबसे पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है कि समझाना पड़ता है। हाँ, कि ये चीज़ मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं इतना स्कोर कर रही हूँ, अच्छा मेरी क्लास में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली वो मेरा हमेशा से रहा कि मैं उनको कहीं से भी डिसअपॉइंट ना करूँ इस चीज़ को लेके हाँ, ये बहुत बड़ी बात कि है। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और फिर मैं उनसे कहूँ कि आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं अपना 100% दे दूँ,
मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, परिवार उससे खुश होकर अपने आप कन्विंस हो जाते हैं वो लोग कि हाँ ये सही जा रही है, ठीक है। हमें इसका सहयोग करना। मतलब अपने को किसी भी लेवल पे पहली चीज तो ये प्रयास करना है कि उनको डिसअपॉइंट ना करें, ना खुश रहें अपने जी। परिणाम से, उनको लगना चाहिए कि वो कोऑपरेट करते हैं। जी। मान लो 1% फिर भी कोऑपरेट नहीं करें, तो कैसे किया जा सकता है? पढ़ाई छोड़ दें? नहीं सर, छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा इंसान को रेजिलिएंट होना चाहिए। इतना इजीली गिव अप कर देंगे तो फिर जो आप चाहते हैं अपने लक्ष्य को, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो छोड़ना तो कहीं से भी मुझे कोई ऑप्शन लगता नहीं। मैनेज कर लो आप किसी तरीके से, कोई ना कोई, मतलब एक समाधान परक सोच रखो आपके पास। अगर टाइम नहीं है इतना, क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन में, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि पूरे ही 24 घंटे हम किसी न किसी काम में उलझे हुए। आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेते हैं उसके लिए। सही बात है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकाल लेता है। हाँ, वो चीजें फिर तो अगर वो मुझे लगता है कि वो टाइम मेरा ऐसा था कि मैं जो मनोरंजन वाला जो कार्यक्रम है वो मैंने पूरा स्किप रखा तैयारी के दौरान। तो आपने लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन नहीं करी होगी? जी नहीं सर, बिल्कुल घर पे ही पढ़ा? जी, लाइब्रेरी के पीछे ये था कि मेरी बोल बोल के पढ़ने की आदत है। अच्छा। तो मैंने ज्वाइन एक दिन के लिए सिर्फ की थी, तो मुझे काफ़ी घुटन हुई, क्योंकि मैं उस तरह से कभी पढ़ी नहीं, एकदम शांत चुप रह के। अच्छा, ऐसे बोल के पढ़ते हैं? बोल के, हाँ, मुझे मेरी आवाज़ मेरे कानों में कंटिन्यूअसली आती रहनी चाहिए। इससे ठीक रहता है? जी सर, बिल्कुल। तो दिमाग भी एक वो एकाग्र हो जाता है। तो बोल के पढ़ने की आदत के कारण फिर लाइब्रेरी में रहे, मतलब घर पे ही रहे। जी, इसलिए घर पे। तो ऐसे अकेले घर पे रहने से यूं ऐसे नहीं लगा कि जैसे माहौल नहीं मिल रहा है? जैसे लोग कहते हैं कि हम शहरों में इसलिए जाते हैं कि माहौल मिल जाता है, ऐसे माहौल की कमी नजर नहीं आई फिर? नहीं सर, क्योंकि बचपन से मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। तो मैं हमेशा, मेरी पढ़ाई का टाइम आए तो मुझे लगता है कि ये पूरा समय इसी का ही है। अच्छा, सही है। तो मैं वो उसी में एकाग्र होके, कोई आ रहा है, जा रहा है, कहीं बाहर जाना है, तो वो सारी चीज़ें बंद कर दो। घर पे काम करते हो या खाली पढ़ाई करी? ये सीखा सब कुछ है। जैसे मुझे मेरे एग्ज़ाम से फ्री टाइम मिलता है तो मेरा पहला यही रहता है कि मैं मेरी मदर की हेल्प मम्मी करूँ। की हेल्प करी आपने? हेल्प करूँ। बट जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो फिर वो सारा काम-वाम वो खुद ही बोल देते हैं कि आप छोड़ दो और आप अपनी सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब घर रह के भी, बिना लाइब्रेरी जाए हुए भी जी। आप इजीली अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं कुल मिला जी। के। और ये सब एक मुझे लगता है बहाने से हो जाते हैं कि भाई मुझे माहौल नहीं मिला, या मुझे लाइब्रेरी नहीं मिली, या मैं जयपुर दिल्ली नहीं गया। घर पे बैठे इजीली मैंने अपने, आपके और मेरे घर में मुश्किल से 1 किलोमीटर का फ़र्क होगा, जी। और फैमिली रिलेशन टाइप के हैं अपने। मैं उधर आया हुआ भी, मैंने आज तक कभी आपको मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जी। और मैं मेरे काम पे ध्यान देता हूँ। जी। तो साफ मतलब है कि आप एक ही स्थान पे रह के बढ़िया से खो जाते हैं, तो रिजल्ट मिल ही जाता है। वैसे मैं आगे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा आपसे कि आप राजपत्रित अधिकारी बन गए अब, जी। और निश्चित तौर पे आगे भी बढ़िया ही करेंगे डेफिनेटली। सफलता के लिए अगर आपको मैं पूछूं कि एक स्टूडेंट है, कोई बहुत नया स्टूडेंट है, उसको कितना समय चाहिए होगा कि वो किसी भी जॉब में फिट हो जाए? एक मिनिमम टाइमिंग क्या चाहिए होगी उसको? जैसे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 6 साल से पढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम आप पर्याप्त मानती हो? क्या इतने में हो जाता है, क्योंकि आपका हुआ है? जी सर, कितना टाइम चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए अब। तो शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि अभी कितना टाइम लगेगा इसमें, और मैं सोच ही नहीं रही थी। तो स्पीड पे डिपेंड करता है, हर बच्चे की अलग अलग स्पीड होती ऑन है। एन एवरेज 3-4 साल का समय लग 3-4 जाता साल है? आराम से। इतना तो चाहिए चाहिए, जी। शॉर्टकट नहीं है इसका कोई भी। नहीं नहीं ऐसा। 3-4 साल आपने भी दे दिए। जी। एक स्टूडेंट को कैसे, किस तरह से फर्स्ट ग्रेड को कवर करना चाहिए कि उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, जैसे आपने किया? कैसे किया, कि पूरी प्लानिंग कैसे करी? कौन सी बारीकी से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा? जैसे आपका शेड्यूल क्या था? जैसे मेरा दैनिक शेड्यूल, हाँ। तो उसमें मैं दिन को 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर देती थी। सुबह का जो टाइम है वो मेरा फर्स्ट पेपर का रहता था। कितने बजे तक लगभग? जैसे मैं 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे? जी। 6 बजे से, और फिर कुछ 8 बजे तक 2 घंटे वो पढ़ाई हो जाती थी, फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक, फिर 9 बजे से वापस
9 फर्स्ट से पेपर ही? लेके फर्स्ट पेपर ही हाँ। 9 से 12 12 बजे तक, मतलब मॉर्निंग का पूरा सेशन चला जाता था आपका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में एक ही पार्ट लेके चलते थे या एक से अधिक? नहीं, एक से ज़्यादा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफी तो ज्यादा है तो 2-3 ले लेते 2-3 होंगे। ले लेते थे। हम्म, वो और आपने सेट कर रखा था कि क्या क्या लेना है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी फिर वो टाइम लिमिट दे देती थी कि 1 हफ्ते में इतना, 1 हम्म, महीने में इतना, इस तरह से। और जैसे ही मॉर्निंग का सेशन इससे इधर चला गया, फिर हुँ, इवनिंग का सेशन पूरा हुँ। सब्जेक्ट को, ऐसे हाँ, पूरी हिस्ट्री इवनिंग में, हिस्ट्री और उसकी फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज़। और रिवीजन। जी। और टेस्ट सीरीज का कोई रोल दी थी ना आपने? टेस्ट तो सीरीज़ मैंने आप आ रही थी सब्जेक्ट, ना? जी, हाँ, सब्जेक्ट की ली थी मैंने। फर्स्ट पेपर की नहीं दी। नहीं, फर्स्ट पेपर की नहीं। फायदा होता है टेस्ट सीरीज से? मुझे फर्स्ट पेपर में तो मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा डीमोरलाइज़ जल्दी हो जाती थी कि मार्क्स अच्छे नहीं आए। हम्म, तो उस चक्कर में वापस पढ़ने बैठती थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि अभी नहीं होगा ये अच्छे से। हम्म, तो मैंने पीवाईक्यूज़ पे ध्यान दिया, मैंने कहा अभी यही सॉल्व करती हूँ। ठीक है। और सब्जेक्ट का तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ में। टेस्ट सीरीज सही रहती है या पीवाईक्यूज, या दोनों? मुझे तो दोनों ही सही लगे। दोनों ही लगे। जी, पीवाईक्यूज खूब सारे निकाले। बहुत सारा। अब उसके जो नीचे व्याख्या दी हुई होती, वो भी साथ पढ़ते थे या केवल नहीं, व्याख्या भी पढ़ती थी साथ साथ में पढ़ते थे? में। कई ऐसी जगह भी आती थी ना जहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ और उसमें और मिसमैच हो जाता था, तो जी। तो मैं जनरली तो आपका जो पढ़ाया हुआ है उसी को मैं सही मानती थी। फिर अगर हो तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगता था तो मैं बुक्स में भी देख लेती हाँ, थी। फिर वो क्रॉस वेरीफाई कर लेते जी, हाँ, क्रॉस थे। हाँ, वेरीफाई। तो इस तरह से वो पूरा मैनेज कर लिया। जी। कितने रात को कितने बजे सो जाते हो? मैं सुबह अगर 5:30 उठती थी और 6 से पढ़ने बैठती थी, तो मेरा 11:30 लास्ट है, उसके बाद नहीं हो पाता। हाँ, फिर थक जाता है मैं वैसे काफ़ी थक व्यक्ति। जाती। ये ठीक है, शेड्यूल बढ़िया था आपका कि सुबह से शाम तक। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। हुँ, अपने मारवाड़ एरिया के अंदर अपने समाजों में, स्पेशली राजपूत है, राजपुरोहित है, चारण समाज है, हुँ, इनमें बच्चियों को जनरली कम पढ़ाते हैं। अब तो ठीक ठीक पढ़ाते हैं फिर भी, हुँ, हुँ, लेकिन आज भी वो अनुपात नहीं है। हुँ, हुँ, और जितना दूसरे समाजों में दूसरे बच्चियों को देखने को मिलता है। हुँ। फिर कैसे पॉसिबल हुआ कि आपका परिवार इस बात पे सहमत हुआ कि आप पढ़ाई करिए, जॉब करिए? तो इस सारी एक कंजर्वेटिव समाज से, क्योंकि हम देखते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हुँ, अपन हुँ। अपने को बहुत अच्छे से पता है इन चीज़ों बिल्कुल। का। फिर कौन पीछे खड़ा था आपके कि भाई आप पढ़िए, और साथ कंप्लीटली आपका साथ दिया? हुँ। समर्थन में कौन था आपके? ऐसे तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा थे। पूरा और सपोर्ट किया पूरे पूरा, सभी ने? किसी ने फुल। कोई खिलाफ जी। कोई नहीं रहा? नहीं, नहीं, खिलाफ कोई नहीं रहा। पिताजी का थोड़ा ऐसा था कि आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी अच्छी तो भी बात अच्छी बात है। मतलब है। आपके ऊपर छोड़ दिया। जी, कि आपको पढ़ना है तो आपकी हाँ। रुचि होनी चाहिए, आप पढ़ो। और मम्मी का कंटिन्यूअसली था कि पढ़ो, हम्म, कुछ भी हो, घर काम ये बाकी सब सीख लेना, हाँ, पहले पढ़ाई रखो। पढ़ाई करो। हुँ। और फिर बड़ी जो मेरी सिस्टर है, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, हाँ, वो बट तो अध्यक्ष रहे थे ना उसमें अपने कॉलेज में। जी, तो वो एम भी जॉब में? नहीं, 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 उनकी शादी हो गई। शादी हो गई, तैयारी नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं कर रहे, दो अभी तो। सिस्टर ही हो? जी, तो तो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई? उन्होंने वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बट उनका वो प्रेशराइज़ होके फिर जल्दी का शादी कर दो, बड़ी है, घर में सबसे बड़े होते हैं तो फिर उनका। उस पे प्रेशर अधिक ही होता जी, है। जी। तो फिर उन्होंने फिर वापस परिवार वालों को कन्विंस कर दिया कि आप इसके लिए जल्दी मत करना, आप ये हाँ, इसको पढ़ना बढ़ाओ। चाहती है तो पढ़ने दीजिए। और फिर मेरे जो बड़े भाभा हैं, वो पूरा उन्होंने कहा जो तेरे को अच्छा लगता है, सही लगता है वो तू कर, मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। तो इस तरह से पूरे घर का अच्छा सा माहौल रहा। जी, बिल्कुल। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, या 10वीं 12वीं तक करवा के छुड़वा देते हैं, या जिनकी जल्दी से अर्ली मैरिज कर लेते हैं? हुँ, हुँ। आप एक लड़की होने के नाते पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सुनेंगे? जी। तो ऐसी कोई सुझाव या कोई बात आपके मन की जो आप पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, हुँ, हुँ। तो ज़रूर कहिए कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप विश्वास कीजिए अपने बच्चों पे, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो भरोसा कीजिए और दूसरा उनका सहयोग कीजिए जितना हो सके। उनका मोरल डाउन मत कीजिए कि नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी होता है। इंसान जितना मेंटली स्ट्रांग होगा, वो उतना ही अच्छा अपना
और मुझे कर पाएगा। मुझे लगता है कि एक लड़की की आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी होती है, जी और अगर उसको अपन कोऑपरेट करते हैं और वो जॉब में चली जाती है, जी तो फिर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, जी तो वो बहुत अच्छा कर सकती है, जी इसलिए बताना ज़रूरी भी है। बिल्कुल। प्रोफेसर का दिया अभी आपने? जी दिया है सर। उसमें क्या स्कोर है? उसमें मेरा अभी अभी वाली में तो जो पहले वाली जिसमें इंटरव्यू कॉल हुआ है उसमें मेरा 103 है स्कोर। इसमें ठीक हुआ पेपर? इस वाले में भी अच्छा हुआ है, इसमें कुछ 109 ऐसा आ रहा है। तो इंटरव्यू पे काम करोगे तो मुझे लगता है इस वैकेंसी में एक आधी पॉजिटिव न्यूज़ और आ जाएगी। जी इच्छा है कॉलेज में जाने की? जी बिल्कुल सर। बहुत है। बहुत पहला पेपर ही इसी का दिया मैंने, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा, जीवन का पहला पेपर भी वही था? पेपर भी वही दिया मैंने। नेट कब हुआ? नेट मेरा 2023 दिसंबर में। उसके बाद वापस नहीं दिया? जेआरएफ के लिए दिया था? उसके बाद मैंने नहीं दिया, उसके बाद मैंने जून वाला दिया था तो वो पेपर कुछ लीक वाला हो गया था। फिर हाँ। मेरा उस टाइम मन नहीं हुआ, मैंने कहा भी मैं इसी वैकेंसी की तैयारी करती हूँ, इसका बाद में देखी। अच्छा, हिस्ट्री जब आपने पढ़ा जी तो कैसे पढ़ा था उसको, मतलब किस तरह से उसको याद किया? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बड़ा बोरिंग सा है, इतने सारे सन पढ़ने पड़ते हैं, इतने सारे सन रटने पड़ते हैं। आपने कैसे पॉसिबल किया उसको? कैसे पढ़ते थे इतिहास को? मैं ऐसे कनेक्ट कर लेती थी चीज़ों को। निजी जीवन में भी अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो मैं उसको इतिहास की कनेक्ट। किसी घटना से कनेक्ट कर लेती थी। ठीक है। तो इंटरेस्ट वो शुरू से इसी चीज़ को लेके आगे इतिहास में इंटरेस्ट हुआ मेरा। ठीक है। और जब पढ़ने बैठती तो जनरली दिक्कत आती है ये सन याद करने में और ये डेट्स वगैरह याद करने में, बट फिर उनको लिख लेती थी मैं। जितनी बार मुझे जो नहीं आ रही स्पेशली वो मैं बार बार लिखने की कोशिश करती थी, मुझे याद रह जाए। फ्री टाइम में वापस वो रिकॉल करती थी। कहीं पे भी मैं, मतलब मैं किसी फंक्शन में भी जाती थी तो वहाँ बैठ के यही सोचती थी कि इस सन में ये चीज़ हुई है, इस सन में। मतलब ऑल टाइम इतिहास घूमता था दिमाग में घूमता था। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक वो ज़हन में नहीं आ जाता तब तक दिमाग में भी कहाँ से आएगा। जी और लिख लिख के पढ़ना, बोल बोल के बोल के पढ़ना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें करी आपने, जी तब जाके वो, और वो बार बार उसी कंटेंट को आपने पढ़ा। जी सर। वीडियो लेक्चर किससे सुने? मोबाइल से या टैबलेट से? नहीं, मोबाइल से सर। मोबाइल से? जी सर। आंखें दर्द करने नहीं लगी? लास्ट में मेरी काफ़ी तबीयत भी खराब हो गई थी तो फिर वो काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। फर्स्ट ग्रेड की 1 महीना पहले ही मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है आपके चश्मे के। चश्मे के नंबर बढ़ गए? जी। कई बच्चे इस बार, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि रिजल्ट स्टूडेंट का होता है, टीचर्स तो क्या ही कर सकता है। अब जो कंटेंट आपने पढ़ा है, मेरा वही कंटेंट उन स्टूडेंट ने भी पढ़ा है जो फेल हो गए हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि सामग्री से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उसको किस तरह से कितना बढ़िया पढ़ते हैं, कितना अच्छे से याद करते हैं। अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर पे लाइब्रेरी में बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं? आपको लगता है कि बहुत अधिक सामग्री रखने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरी बहुत लिमिटेड सामग्री रही जो भी पढ़ने के सोर्सेज रहे। सबसे ज़्यादा उस पे भरोसा करके मैं सही जा रही हूँ। तो मैंने उसको ही वापस सबसे मतलब विश्वास करना एक कंटेंट पे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, और फिर प्रैक्टिस बस यही है। अधिक मटेरियल के अधिक क्या नुकसान? मटेरियल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है सर। जितना डिस्ट्रैक्शन होगा तो आप उतना ही आपका फोकस बढ़ जाएगा। फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, और वो जो जैसे इसमें हिस्ट्री में डेट्स वगैरह ज़्यादा, तो उस पर भी भरोसा नहीं होता कि सही है या नहीं। सोशल मीडिया यूज़ करते थे? नहीं, बहुत कम। मैं कोई इन सारी चीज़ों से बाहर हो आप? सब बाहर। कोई अकाउंट नहीं है? नहीं। तो इसका एक फ़ायदा हुआ आपको कि आपको मार्केट की कोई बात पता नहीं चलती थी। नहीं। मेरे से पूछते थे, अजीज साहब मुझे ही पूछते थे, सर वो एग्ज़ाम का क्या है बता दो, जी और वो आपको बता देते। जी। आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं वो ज्वाइन कर रखा है तो मैं उसमें देख लेती थी, आपका कोई भी मार्गदर्शन का वीडियो आता था, हाँ। बुक से रिकमेंडेशन वगैरह, तो मैं वही देखती थी। जैसे कई सारे बच्चे मुझे कहते, सर हमने टेलीग्राम की प्रश्नोत्तरी करते हैं, कई सारे लोग, कई सारे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चलती है। हालांकि मैं तो कहता रहता हूँ कि इन चीज़ों से आप पीछे रह रहे हो, आगे तो नहीं जाओगे। तो आप न्यूली सेलेक्टेड है तो आपकी बात मेरे से ज़्यादा बच्चे मानेंगे इस समय। मैं सभी स्टूडेंट को यही बात कह रहा था
कि सरोज के पास में किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, टेलीग्राम वगैरह भी नहीं था? नहीं, टेलीग्राम है। हाँ, वो मैंने अभी लास्ट 1 साल से देखना शुरू किया, पर उस पे भी जो चैनल है वो लिमिटेड है। हाँ, कोई ज्वाइन काम की करने चीज के, होती है। हाँ, प्रश्नोत्तरी किसी वगैरह। ने मिसगाइड नहीं किया कि ये किताब नोट से कुछ होगा नहीं, किताबें लेके आ जाओ ये वो? नहीं सर, क्योंकि मेरा, जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रोफेसर का पेपर पहले ही दिया था, हाँ, तो वो जब पेपर दिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो कर रही हूँ, मेरा पढ़ रही हूँ, वो ठीक है। सारा सही है। तो जितना भी कह ले, वो एक विश्वास आ जाता तो उसके बाद नहीं होता है। दिक्कत नहीं है, फिर संपर्क कम होते हैं तो फिर वो मिसगाइड करने वाले लोगों की जी, संख्या भी कम हो जाती जी, है। अध्यात्म में भरोसा करते हैं? जी, जैसे भगवान को याद किया परीक्षा से पहले बिल्कुल। कि ऐसे ईश्वर, या अध्यात्म पे ऐसे भरोसा करते हो कि भगवान ही पास करवाएगा, या तैयारी करके रिजल्ट उनके ऊपर छोड़ते हो? मुझे इस तरह से भरोसा है कि वो अवसर उपलब्ध करवाएँगे मुझे, मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी सारी, फिर परिणाम का मैं उन पे छोड़ दूँगी। मुझे ये संतुष्टि हो, आत्मसंतुष्टि हो जानी चाहिए कि मेरा पूरा रहा उसमें, मेहनत पूरी रही मेरी, मेरी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही। तो वो संतुष्टि हो जाए, उसके बाद परिणाम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, फिर मेरे को वो अपना। फिर नियति के ऊपर है। जी, सर। ऐसा कोई मोटिवेशनल कोट है आपका जो आपको प्रेरित करता हो? जैसे मैं अपना कहता हूँ, माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। जी, और बहुत बहुत पहले 2008-9 से पहले जी, मेरे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन कोट जो मैं अक्सर किताब पे लिखा करता था हुँ, कि वर्तमान आपके पास सबसे सुनहरा उपहार है, हुँ, इसको बर्बाद करोगे तो भविष्य स्वतः ही बर्बाद हो जी। जाएगा। ऐसा कोई कोट है जिसने प्रभावित किया हो? नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कोई कोट जिसने सच में आपको लगा हो कि ये कोट अच्छा है ऐसे? जी, एपीजे अब्दुल कलाम का है हाँ, कि हिस्ट्री हैज़ प्रूवन दैट दोज़ हू डेयर टू इमेजिन द इम्पॉसिबल आर द वन्स हू ब्रेक ऑल ह्यूमन लिमिटेशंस। इसका हिंदी में क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इतिहास ये सिद्ध करता है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो सारी सीमाएँ लाँघ के, और मतलब कोई असंभव कार्य भी सोच लेते हैं कि हम ये कर देंगे, तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि वो कर देते हैं ये चीज़ें। असंभव को भी संभव सही बना बात देते है। हैं। इन चीज़ों ने भी डिस्ट्रैक्शन नहीं किया कि पेपर आउट होते हैं वगैरह-वगैरह? फिर 89 सीट है, जी। इतनी कम सीट में कैसे होगा? ये एक दुस्साहस सा नहीं लगा? उसी में इस कोर्ट ने हेल्प की मेरी कि हाँ, ये यही। असंभव है, मैं सोच रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे लिए ये संभव हो जाए। हाँ, वेल 89 सीट देख के कई बच्चे हैं वो एक प्रकार से थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि इतनी कम सीट में कैसे होगा? आपने सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने शुरू में तो ये सोचा एग्ज़ाम था। देने गए थे ना, जब एग्ज़ाम हॉल, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए उस दिन क्या क्या था कुछ? क्या सोच रहे थे? दिमाग में क्या चल रहा था? ये ख़्याल तो आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा या नहीं हाँ, होगा, थोड़ा डर भी रहता है। हाँ, पर मुझे लगा कि अब मैं आ ही गए हैं, तो फिर अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट देते हैं। बाकी सब छोड़ देते हैं नियति पे। फिर पहला पेपर जब 30-33 पे गया तो खराब ही गया, ऐसे जी, मन में आया जी, होगा? बिल्कुल। ये नहीं लगा कि इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे सेकंड के? पहले पेपर का असर पड़ा सेकंड पे? थोड़ा उस टाइम पे जब पेपर दे के आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं वो पेपर लेके बैठी सॉल्व करने, फिर मैंने कहा कि इसकी वज़ह से मेरा दूसरा कल वाला पेपर भी खराब हो जाएगा। हुँ। तो मैंने कहा पहले मैं पूरा उसका प्रयास कर लेती हूँ, फिर अगर नहीं हुआ तो वो देखा जाएगा। अभी एक बच्ची कल आई थी, जी, आप जानते भी हो, टेस्ट सीरीज में थी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी। जी, तो वेटिंग में पहले नंबर पे है, पहला है दूसरा नंबर है। जी। तो पहला पेपर खराब हुआ तो उसके चक्कर में दूसरे में डिप्रेशन में जाके दूसरा खराब कर दिया। हुँ, जबकि इतिहास में उसके मार्क्स टेस्ट सीरीज में मैं देखता था कई बार आप लोगों से ज़्यादा आते थे, हुँ, हुँ। बट वो ही उसका हावी हो, आपने हावी होने नहीं दिया। डर लगा नहीं, था? डर जब पेपर दे के आई तब तो काफ़ी था कि मैं नहीं, इसमें, एग्जाम हॉल में उससे पहले डर लगा था? उससे पहले था, थोड़ा बहुत, क्योंकि एक ग्रुप वालों का पहले हो चुका था। हम्म। तो वो पेपर देख के मुझे काफ़ी ऐसा लगा था कि तो पता नहीं। पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट फिर वापस वो अपना वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि नहीं, नहीं ऐसे सोचेंगे तो फिर मेरा वाला पेपर तो पूरा ही मेरा खराब हो जाएगा। सही बात है। तो फिर वो पेपर देने बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो डर है वो एकदम से गायब सा हो वो जाता गायब है। हो जाता है। और फिर रिजल्ट, फिर एग्जाम हो गया, उसके बाद में ये कब लग गया था कि फाइनल हो जाएगा? जैसे मैंने आंसर किया ही, मैंने एग्ज़ाम होने के बाद कोई आंसर की कुछ मैच नहीं किया। मैच नहीं करी? मैंने कहा थोड़े दिन मैं पहले रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद मैं देख लूँगी। हाँ, तो तब तक आंसर की आ चुकी थी। हम्म। फिर मैंने जब मैच की, तो जो स्कोर आया, तो मेरे जो बड़े बाबा हैं उन्होंने पूछा कि क्या स्कोर है तेरा? तो मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने आपसे पूछा,
फिर आपने कह दिया तो मुझे ऐसा हो गया कि मैं हाँ, सर ने बोला है तो अब हो जाएगा। इस रैंक की उम्मीद थी नहीं सर, रैंक की उम्मीद नहीं थी मुझे। कि 11वीं रैंक टाइप रहेगी? हालांकि मैंने टॉप 10 का कहा था, जी। अजीशा को मैंने कहा टॉप 10 में रहेंगे, बट थोड़ा की में मुझे लगता है चेंज हुआ है, नहीं तो ये टॉप 10 में हो जाता। जी। खैर, सिलेक्शन सिलेक्शन है, आप किसी में भी रैंक, कौन सी रैंक ज़्यादा मैटर करती नहीं है। चयन होता है तो एक लंबे संघर्ष के ऊपर एक प्रकार से प्रमाण हो जाता है सरकार का कि भाई आपका संघर्ष अंतिम मूर्त रूप प्राप्त कर गया। लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप भावी स्टूडेंट को जो अभी मई जून में अपीयर होने वाले हैं इतिहास में वगैरह में फर्स्ट ईयर में, उनके लिए कोई दो शब्द आपके पास है, उनको कोई दो बातें कहना चाहो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है लास्ट 2 महीने में, तो आप डेफिनेटली कहना चाहिए बच्चों को। आपकी 2 महीने में क्या रणनीति थी लास्ट 2 महीने में, उससे रिलेट करते हुए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में तो यही है कि जो आपके पास सामग्री है उस पर आप भरोसा कीजिए और उसी को वापस रिवाइज और प्रैक्टिस ना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सर। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बाकी मार्केट की अफवाहों में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि सारा डिस्ट्रैक्शन है और फिर वो आपका लक्ष्य सेकेंडरी हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन पहले नंबर पे आ जाएगा। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूर ही रहना चाहिए। क्या ये सोचना चाहिए कि इतनी कम सीट में कैसे होगा, पता थोड़ी चलता है कुछ। मैं ये सोचती हूँ कि कोई तो उस पर भी सिलेक्शन लेगा ना। हाँ, तो क्या पता वो अपनी हो। तो कुल मिला की बात ये कि लास्ट 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो भी नियति ने तय कर रखा है वो परिणाम अपने को मिल जाएगा। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः आपको बहुत बधाई कि इस छोटी उम्र में आपने राजपत्रित अधिकारी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मेरी 13वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में और आपकी 11वीं रैंक है, तो एक हिसाब से आपने मेरी रैंक को बाईपास किया है थोड़ा इसकी भी मुझे खुशी है, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा इस बात को लेके खुश होता है कि उनके शिष्य उनसे आगे जाए। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको अपने आगे नहीं देखना चाहता, ये तय बात है। परिवार हो सकता है और एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो अपने से अच्छी रैंक देखकर खुश होता है कि अपने स्टूडेंट की अच्छी रैंक है। हालांकि टॉप जो 15 स्टूडेंट है मेरी जिनसे बात हुई, उनमें से 8 स्टूडेंट अपने हैं। तो पहली रैंक, दूसरी रैंक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं। तो अब मुझे ये सारी रैंक देख के बड़ी एक खुशी सी होती है कि भाई, हालांकि मैंने मेहनत में मैंने भी कोई कसर नहीं रखी। आपने देखा होगा लिख लिख के मेरी हालत भी बहुत खराब है, मेरे यहाँ से ना दुखने आ गया था। मैं खुद भी सोचती थी, कुछ तो मुझे वो भी लगता था जब मैं थक जाती थी, मैंने कहा सर इतना कर रहे हैं तो हम थोड़ा और ज्यादा करें तो ज्यादा सही। और मुझे 2 बार लिखना पड़ता था, मतलब पहले घर पे किताबें लो सारी, उसको शॉर्ट करो, बढ़िया से सेट करो, उसको फिर यहाँ आके पढ़ाओ, वापस बोर्ड पे लिखना भी जरूरी था पूरा का पूरा। हाँ, खड़े होके लिखा, आप लोगों ने बैठ के लिखा है तो थक जाते थे तो उस टाइम यही वो मोटिवेशन की तरह ही काम करता था कि सर इतनी मेहनत करे। तो कई बच्चे कहते हैं सर आपने केवल पढ़ना और वो नहीं सिखाया बल्कि पानी पीना भी सिखाया जी बिल्कुल ये भी सही बात है कि पढ़ते पढ़ते मैं भी पानी पीता था, उस समय बच्चे भी क्लास के अंदर, जैसे ही मैंने पानी पीना शुरू किया बच्चों ने पानी पीना शुरू कर दिया। चलो, एनसीईआरटी पढ़ी थी? जी एनसीईआरटी तो काफी कम रहा, नहीं पढ़ी ना, ठीक। तो आपको पुनः बधाई, अपन वार्ता को समाप्त करते हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहें इतिहास और उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर में भी आपका सिलेक्शन हो और मैं एक बार फिर से आपको इसी कैमरा के सामने सभी जो अपने से लाखों की संख्या में साथी जुड़े हुए हैं, एक बार उनको फिर से सुनने का सौभाग्य मिले, आप उनको सुनाओ अच्छे से। मैं आप ऐसी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप इन सभी लड़कियों के आदर्श होने चाहिए जो घर पे रह के किसी भी बिना चकाचौंध में आए हुए अपनी सीमित सामग्री के साथ में बिना किसी सोशल मीडिया वगैरह से दूर रह के आपने बहुत अच्छे से और एक अच्छी रैंक के साथ में पॉसिबल किया। ये एक संदेश है, ये उन सबको संदेश है जो ये सोचते हैं कि वो जितना अधिक इन्वॉल्व होंगे सोशल मीडिया वगैरह में, उनको लगता है कि इन्हीं चीज़ों में सुख है। मुझे लगता है कि
अब आपकी आगे की 40 साल की जो ज़िंदगी है ना, वो सेफ हो गई है। जी। और 4 साल की मेहनत है, और आगे 4 साल ने 40 साल को एक शानदार कर दिया, और हज़ारों इस लड़कियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। इस जगह पे अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो आप सोचिए आप हज़ारों लड़कियों के लिए बाधा बनते हैं। जी। क्योंकि एक लड़की गलत करती है तो समाज के अंदर बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाइयाँ छूट जाती है। जी। और चूँकि आपने एक शानदार रिज़ल्ट दिया ना, तो हज़ारों अभिभावक अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। एक पहला पॉडकास्ट आपका करने का मेरा रीज़न यही था जी। कि एक संदेश जाए कि लड़कियाँ अच्छा भी करती है, बस भरोसा करके देखिए आप। जी, बिल्कुल। इस वजह से मुझे पता है आप इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा अपनी बात नहीं रखते, लेकिन मुझे कैमरे का सामने लाना ज़रूरी था उन अभिभावकों को, क्योंकि मुझे आजकल बच्चों से ज़्यादा अभिभावक सुनते हैं। जी। तो ये उन सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। ये उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, जो माँ-बाप बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते, तो माँ-बाप को भी बच्चियों को कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चियाँ रिज़ल्ट देती है, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सभी इनसे सीखें और खूब सारी पढ़ाई करें। आप सभी को भी शुभकामनाएँ, आप सभी ने इतना अच्छा से पॉडकास्ट सुना, बहुत सारी बधाई आपको भी आगे भविष्य के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।